Yes, my dear students, very good morning to all of you. Dear students, you are today welcome in your in bioacademic and spiritual science classes. Dear students, आज हम आप लोगों के बीच में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं और ये नया लेसन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के चर्चा करेंगे। इस लेसन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपीएससी हो या फिर आपका जो है यूपी बोर्ड हो या नीट की एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए बेटा इस लेसन को थोड़ा सा सीरियसली आपको जो है पढ़ना है। कमोबेश हर लेसन आपको सीरियसली पढ़ना है। जिनको बेटर रिजल्ट लाना है उनको तो पढ़ना ही है और हार्ड लेबर के अगेंस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू हैव टू डू द बेस्ट। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले यहाँ सेंट्रल पॉइंट जो हेल्थ का है, हेल्थ क्या है, इसको लेसन 8 में एनसीईआरटी के लेसन 8 में डिफाइन किया गया है। इस पर डिटेल किया गया है कि हेल्थ क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ का मतलब हम लोग जनरली ये समझ लेते हैं यदि हमें कोई कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, या हमारी बॉडी फिटनेस, हमारे एक्टिविटीज सब कुछ एक्टिव है, अलर्ट मोड में है तो हम हेल्दी हैं। नहीं, ये हेल्थ का एक सही डिफिनीशन नहीं है। हेल्दी होने के लिए केवल बीमारी का न होना या शरीर को सही ढंग से फिट होना इतना ही जरूरी नहीं है। ये सब तो हेल्थ के एक सेगमेंट हैं। बीमार न होना, शरीर हिस्ट पुष्ट होना, फिट होना, ये तो केवल फिजिकल हेल्थ का एक एग्जाम्पल है, यानी फिजिकली आप हेल्दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है। मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। अब आप कहेंगे मानसिक रूप से, अरे भाई सिंपल से एग्जाम्पल, आप लोग कहते हैं ना क्यों यार आज क्यों मुंह लटकाए हुए हो, सब कुछ ठीक है ना, कोई तकलीफ है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई शरीर में पीड़ा है, कोई रोग है क्या? नहीं है। तो फिर क्यों मुंह लटकाए हो? अरे यार आज मूड खराब है। मूड खराब है? मूड क्यों खराब है? किसी की बात लग गई, किसी के प्यार में आप गिर गए, या किसी ने कोई अनुचित बात आपको कह दी, या कहीं से आप असफल हो गए, या आपकी जो प्लान थे उस प्लान के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला। ये बहुत सारे कारण हैं आपके मेंटली अनहेल्दी होने के लिए। यानी आप में भय तो नहीं है, किसी से दबाव तो नहीं है। ये सब क्या है? मेंटली हेल्थ के सिंबल हैं, संकेत हैं, मेंटली हेल्दी न होने के सिंबल हैं। ऐसा क्यों होता है? जनरली इन सब के पीछे मेंटली डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ के नेगेटिव होने के पीछे मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंसी। ये शरीर में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं टाइम टू टाइम एक्सटर्नल इवेंट से अफेक्ट होकर के, या पबर्टी पीरियड में, एडोलसेंस एज में, ये जो हार्मोनल स्टॉर्म होता है बॉडी में, उसकी वजह से जनरली क्या होता है, ऐसे बच्चे मेंटली अनहेल्दी होते हैं। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ की बात हो गई। अब बात आई इसमें तीसरा सेगमेंट है कि सोशल हेल्थ भी आपका सही होना चाहिए। सोशल हेल्थ क्या है? सोशल हेल्थ का मतलब कि आपने इस प्रकार से फिजिकली हेल्दी होते हुए, मेंटली हेल्दी होते हुए, आपने ऐसा इंटरेक्ट किया है सोसाइटी में कि सोसाइटी वालों का जो विजन है वो आपके लिए पॉजिटिव है। आप एक अच्छे आदर्शवादी व्यक्ति हैं, सत्य बोलने वाले हैं, किसी को अहित न पहुंचाने वाले हैं, सबके कार्यों में सहभागिता निभाने वाले हैं, सबके सुख दुख में साथ देने वाले हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं और हर लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये चीज़ें आपके सोशल हेल्थ का सिंबल होता है। तो इस प्रकार से यदि पहले हम हेल्थ को समझें तो हमारी एनसीईआरटी में हेल्थ को क्या डिफाइन किया गया, यहाँ देखिए नीचे बॉक्स में दिया है, हेल्थ इज नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप
निरोगी हैं। इतना ही नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं, बल्कि हेल्थ में, हेल्थ शरीर की वह अवस्था है जिसमें आप फिजिकली यानी इससे फिट हैं, मेंटली भी आप फिट हैं, और सोशल के पॉइंट से भी आप वेल बीइंग हैं यानी अच्छे हैं। समाज में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चर्चा है। तो इस प्रकार से यदि हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल स्टेटस जो है वो समाज में वेल बीइंग है, अच्छा है, ठीक ठाक है, तो हम हेल्दी हैं। अब हेल्थ को समझते हुए अब आए हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेटा ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही जो हेल्थ वाला जो डिफिनीशन है, यही अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ को लेकर के करें तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चर में वो वैसे हैं, फंक्शन में उनका जैसे होना चाहिए वो प्रॉपरली फंक्शन वैसा कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फॉलो कर रहे हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेल्दी हैं, जनन अंगों के दृष्टिकोण से हम हेल्दी हैं। और यहाँ पर इस डिफिनेशन में क्या हुआ, इस डिफिनेशन को अगर हम इंटरप्रेटेट करें, इसकी व्याख्या करें एक एक शब्दों की, तो इसके साथ साथ WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन दिया, उसमें फिजिकल यानी इसमें जो कॉमन हेल्थ है उसी में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का डिफिनेशन यह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के दृष्टिकोण से, जनन के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो हम रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी हैं, जननात्मक रूप से हम, जनन अंगों के दृष्टिकोण से हम हेल्दी हैं, हमारे जनन अंग सही ढंग से डेवलप हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर में हैं, उनका फंक्शन भी प्रॉपर है, तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। लेकिन इसमें क्या कहता है, जो इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये एस्पेक्ट्स जो है, ये जो पहलू हैं, ये क्या है, 4 हैं। पहला क्या है, ये सभी पहलू किससे रिलेटेड हैं, सेक्स से रिलेटेड हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन बन रहा है। फिजिकली, शारीरिक रूप से हेल्दी होना, किसका शरीर, हाथ पैर, दिल, किडनी, ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बॉडीज फंक्शनिंग एबिलिटी टू स्टे हेल्दी। यहाँ पे बॉडीज फंक्शनिंग एबिलिटी को मिस मत कीजिएगा, बॉडी के वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो उनमें अपने को स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता विद्यमान है, तब क्या होंगे, हम फिजिकली हेल्दी हैं। इमोशनल और बिहेवियर, ये यहाँ पे जो मेंटल शब्द आया, मेंटल में इमोशनल और बिहेवियर ये दोनों ज्वाइंट कर दिया गया। अब इमोशनली हेल्दी होने का मतलब क्या है कि प्रोसेस हाउ इंडिविजुअल फील्स, प्रोसेस एंड मैनेज इमोशन। कहने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा व्यक्ति जो सेक्सुअल बिहेव है, सेक्सुअल बिहेव को प्रॉपरली फील कर रहा है, यानी जो लैंगिक संबंध होते हैं, लैंगिक संबंधों को प्रॉपरली वो फील कर रहा है। प्रॉपरली फील करने का मतलब कि सेक्सुअल बिहेव में व्यक्ति को जैसा फील करना चाहिए वैसा फीलिंग उसमें आ रही है, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस माने सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल प्रोसेस को वो भावनात्मक रूप से बह करके किसी वो करप्शन का शिकार नहीं हो रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए ये सेक्सुअल बिहेव किसके साथ करना चाहिए उसी के प्रति वो अच्छे भाव बना करके दिमाग में रखा है, तो क्या कहा जाएगा, इमोशनली उसका प्रोसेस वो
प्रॉपर है, ठीक है। मैनेज इमोशन, अपने इमोशन को मैनेज करना। आजकल आप देखते हैं लिफ्ट लेने देने का बड़ा वो शौक चल रहा होता है लड़कों को। थोड़ा सा प्रकृति ने सौंदर्यता क्या दिया, तुरंत वो बाल लहरा करके क्या करने, नक्शेबाजी करना, स्टंट करना लिफ्ट लेने के लिए। ये क्या है? ये इम्प्रॉपर मैनेजमेंट इमोशन का है ना। आपका जो कार्य है पहले आप उसे कीजिए प्रॉपरली। जो सही जीवन साथी का चयन उचित समय पे कीजिए, और समय से पहले जीवन साथी का चयन करना या किसी पर दिल फेंक देना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो यदि ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट है तो आप कहा जाएगा कि आप इमोशनली सही प्रोसेस कर रहे हैं अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए टू द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। बिहेवियरल, अब जो इमोशन में आएगा वही व्यवहार में आएगा। कभी कभी क्या होता है, इमोशन में तो बहुत कुछ आ जाता है, विचारों में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या करना है कि हमारे एक धर्म में एक पहले बात की, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से वाचा वाणी से और कर्म से, तीनों प्रॉपरली आपकी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो यहाँ पर मनसा की बात कर दी, यानी मन से आपके प्रॉपर विचार भी एक टू द पॉइंट, सही पॉइंट पर सही इंडिविजुअल के लिए मन में विचार उठने चाहिए। तब तो हम क्या होंगे, हम इमोशनली हेल्दी हैं, अदरवाइज हेल्दी नहीं हैं। और उस इमोशन को किसमें, बिहेव में लाना, प्रॉपर बिहेव में, प्रॉपर इमोशन हो और प्रॉपर बिहेव हो। बिहेव माने एक्शन और रिएक्शन। किसी के प्रति हमने क्या काम किया, चलते समय क्या है, किसी का दुपट्टा खींच ले रहे हैं, किसी हाय हेलो हाय क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है। यह जब इमोशन सही नहीं है तो बिहेव भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या चाहेगा, आपने किसी के प्रति एक्शन किया, उसने रिएक्शन किया, आपने, तो आपका जो रिएक्शन होना चाहिए किसी के एक्शन के प्रति, वह समाज को ध्यान में रखते हुए, फैमिली को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर होना चाहिए। जो समाज में ऐसे बिहेव जो समाज में प्रकट होते हैं आपके द्वारा, उसके प्रति कोई नेगेटिव सोच आपके प्रति नहीं बनना चाहिए। आप अक्सर चर्चा करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में चर्चा कीजिए। चर्चा करने में क्या होता है, अरे यार वो कैसा है, तो कहते हैं अरे यार बहुत अच्छा है, या तो आप ये कहेंगे अरे यार वो तो बहुत बड़ा इसकबाज है। तो क्या है ये, क्या ये शब्द का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिएक्शन है समाज में सेक्सुअल बिहेव को लेकर के वो पॉजिटिव नहीं है। तो आप कहा जाएगा कि आप बिहेवियरली जो है हेल्दी नहीं है। यानी इस दृष्टिकोण से भी आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज सोशल। सोशल का मतलब वही सारी चीजें आ गई जो यहाँ बिहेव में आपने लिया। आप पर्सनली इंडिविजुअल लाइफ में, अपने कपल लाइफ में इन सारी चीजों को यदि प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, रिप्रोडक्टिव पॉइंट से आप हेल्दी हैं। अदरवाइज यदि आपका रिएक्शन, जो समाज के लोग हैं उनके प्रति आपका जो इंटरेक्शन है, पारस्परिक संबंध है, वहां पर वो प्रॉपर होना चाहिए। जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं समाज उसको मान्यता दे, प्रॉपर मान्यता दे। ये नहीं इंटरकास्ट मैरिज जनरली क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, सोसाइटी में उसके लिए पॉजिटिव सिंबल्स नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रिलेशन हैं कि जो पेरेंट्स के गार्जियनशिप में अपने अकॉर्डेंस वो बिहेव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जीवन तो गर्क करते ही हैं, साथ साथ परिवार का, समाज में भी कहीं बोलने लायक नहीं रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें बैलेंस वे में अगर हैं, WHO कहता है यदि समाज में आपको सेक्सुअल बिहेव के प्रति एक अच्छा माना जा रहा है, एक पत्नी सदाचारी ब्रह्मचारी, अगर ये फीलिंग आपके लिए है तो आप रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ से आप हेल्दी हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे नेगेटिव वर्जन आ रहा है समाज में, सोसाइटी में, तो आप हेल्दी नहीं हैं, ये WHO कहता है। ठीक है, इस प्रकार से इन शब्दों के इंटरप्रिटेशन के बाद अब अगर इस पॉइंट्स को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए, जैसा कि NCERT में भी कहा गया, तो कहा गया है कि ए सोसाइटी, ध्यान रखिएगा WHO ने
एक हेल्दी इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिवली एक हेल्दी इंडिविजुअल के डिफिनीशन के साथ साथ वह व्यक्ति जिस सोसाइटी में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसको भी हेल्दी बनाने का जो है वो डिफाइन किया है। यानी यहाँ पर व्यष्टि समष्टि, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन दोनों की हेल्थनेस के लिए जो है उसने क्या काम किया है, यहाँ पे ये डिफिनीशन में दोनों चीजें इंक्लूड हैं। व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उससे बना हुआ समाज भी स्वस्थ होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि एक सोसाइटी विथ पीपल हैविंग, ऐसा समाज जो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हैं। और नॉर्मल है किस कंडीशन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दृष्टिकोण से वो नॉर्मल है, उसका इमोशन नॉर्मल है, उसका बिहेव नॉर्मल है, उसका समाज में इंटरेक्शन नॉर्मल है। तो कहा जाएगा कि अगर सेक्स रिलेटेड अगर ये नॉर्मलिटी है तो कहा जाएगा वो व्यक्ति क्या है, रिप्रोडक्टिवली वो जो है हेल्दी है, जनन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो स्वस्थ है। अब अगर इसी का हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए हिंदी भाषी छात्रों के लिए तो क्या कहा गया है, ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक और प्रक्रियात्मक माने प्रक्रियात्मक फंक्शनली क्या हो, वो सामान्य हो, तथा यौन संबंधी सभी भावनात्मक, व्यवहारिक और पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनकी सामान्य हो। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ WHO has defined both individuals reproductive health and also society's reproductive health। ठीक है, तो इतनी सारी बातों का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, आगे हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक एक पॉइंट को आपके सामने डिटेल करेंगे, उसकी मिस्ट्री को रिवील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस रहा है हमारी सोसाइटी पर, हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो अगर इसको हम लोग ध्यान फोकस करें तो देखेंगे कि आप यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाया गया है, एक बैलेंस बनाया गया है इसी चीज को दिखाने के लिए। ओवरऑल ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी से ही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का मैंने एक अलग से जो है वो टेक्निक यूज किया, जिससे मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा हम आपको बेहतर समझा सकेंगे। क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नतीजा ये हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के खराब होने का और उसके पॉजिटिव होने का क्या परिणाम सामने आया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ग्राफ ओवरऑल सोसाइटी में डाउन क्यों हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ग्राफ अप क्यों हुआ, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हम एनसीईआरटी के एक मेजर मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ड्यूरेशन है 1900 और 1947 यानी 1900 से लेकर के 2011 के बीच में ये जो ह्यूमन जो क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन था, जो इंडिया का पॉपुलेशन था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1900 वाज 2 बिलियन। जब हम कैलकुलेशन इसका शुरू कर रहे हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन था, जो 2000 में आकर के जो है 6 बिलियन हो गया, यानी यहां से बढ़कर के यहां पहुंच गया। और इंडिया का पॉपुलेशन उसी समय 1947 में 350 मिलियन था, यानी 35 करोड़ था, तो वो आकर के 2011 में 1.25 बिलियन हो गया। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ क्यों हुआ, और इसके पहले पॉपुलेशन जो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा था उसके पीछे रीजन क्या था। यदि हम लोग इसका कंक्लूजन करें तो ध्यान देते हैं, यहां पे आप फोकस कर सकते हैं। यहां देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ
1900 से 1947 के बीच में वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर क्या था? डाउन था। क्यों डाउन था? यानी 2 बिलियन और 355 मिलियन, वर्ल्ड का 2 बिलियन, इंडिया का 355 मिलियन था। क्यों? इसके पीछे सबसे पहली चीज थी अशिक्षा, यानी एजुकेशन का ग्राफ डाउन था। यानी जितना आज हमें नॉलेज है उतना नॉलेज इसके पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के नहीं था। इसलिए हम लोग प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे हमारा क्योर हो जाए, क्योर होगा, कैसे उसको मैनेज करें, ये तमाम सारी चीजें हमें नहीं ज्ञात थी। दूसरी चीज, न्यूट्रिशन का ग्राफ डाउन था, यानी कुपोषण का ग्राफ हाई था। रीजन, हम जानते हैं कि किसी भी इवोल्यूशन का सबसे पहला फैक्ट होता है न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर हेल्थ मेंटेन नहीं होगा तो मेंटली हम हेल्दी नहीं होंगे, मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा सब कुछ क्या होगा? वो डैमेज ही रहेगा, वो कुछ भी हेल्दी नहीं रहेगा। जिसके पहले हम लोगों ने हेल्थ के डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा जो है वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन से अटैच है, एजुकेशन से अटैच है। तो एजुकेशन का ग्राफ डाउन होना, न्यूट्रिशन, कारण न्यूट्रिशन का ग्राफ डाउन होना, भूखे भजन न होए गोपाल। न्यूट्रिशन ही अगर भूख बनी हुई है तो मेंटल डेवलपमेंट कहाँ होगा? तो इस प्रकार से इसके बाद जब ये सब डाउन तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी क्या हुआ? उसी रेशियो में डाउन गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाउन क्यों गया? क्योंकि उस समय ओवरऑल पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी का ग्राफ हाई था। बंध्यता, नपुंसकता, लोगों में डिफरेंट टाइप के डिजीज की वजह से नपुंसकता का ग्राफ हैवी था। कुछ बॉडी एबनॉर्मलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी का ग्राफ अप था। इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचरित रोग की वजह से भी क्या होता? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो डाउन था। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ग्राफ डाउन था। अब इसके बाद जब ये डाउन था तो ये सब दूसरे कारण क्या पैदा किए? मॉर्टलिटी, मृत्यु दर का ग्राफ उस समय इन सालों में वर्ल्ड में और इंडिया में ये क्या था? ये हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और मॉर्टलिटी यानी मैटरनल मॉर्टलिटी, मातृ मृत्यु दर, ये इसका ग्राफ भी हाई था। कारण यही कुपोषण, अशिक्षा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी न होना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी न होना, ये सभी कारण बने थे इस मॉर्टलिटी रेट को जो है हाई करने में। इसके साथ ओवरऑल इन सब का परिणाम क्या था? जब इनफर्टिलिटी मेंटेन है, मॉर्टलिटी मेंटेन है, तो बर्थ रेट हाई कैसे हो सकता है? इसलिए बर्थ रेट भी ओवरऑल डाउन था ऑन एवरेज पूरे वर्ल्ड का, और इसके साथ साथ इंडिया का बर्थ रेट डाउन था इन कंपैरिजन टू 2000 एंड 2011। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में 2000 और इंडिया के रिस्पांस पर यहाँ पे 2011 में जो इस समय ये सन की इन सब की कंडीशन थी, वो इसके कंपैरिजन में इन सब में क्या था? डाउन था। जिसकी वजह से क्या था कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन और इंक्लूडिंग इंडिया का पॉपुलेशन, मात्र वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन और इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था। तो ये सारे कारण अब आपको याद भी होना चाहिए। अगर हम इंडिया को लेके बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1947 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस गुलामी के समय में भारत की पूरी शिक्षा, पोषण और सामाजिकता, ओवरऑल एवरी सिस्टम वाज डैमेज्ड। इंडिया का पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास किया। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के सहयोग से स्वामीनाथन जो बंगलोर थे, इन्होंने इंडिया में हरित क्रांति को लाया। हरित क्रांति के द्वारा विभिन्न प्रकार के पैदावार को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हम पोषण के मामले में क्या हो सके? आत्मनिर्भर हो सके।
इसके साथ साथ लोगों में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया कि आप शिक्षित हों, शिक्षित होकर के अपने भविष्य को पहचाने, अपने स्वास्थ्य का इलाज किस तरह से होगा इसको जाने, और शिक्षित होकर के डिफरेंट टाइप के जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको डेवलप किया गया, डिफरेंट टेक्निक्स को डेवलप किया गया कि हम कैसे इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन सब के द्वारा, इन सब के इम्प्रूवमेंट से क्या हुआ, ओवरऑल ये परिणाम, ये सारी स्टडीज गवर्नमेंट ने अपनाई और क्या किया, देश में जो है, देश में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इस प्रोग्राम को, इस सारे समस्या को देखते हुए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें लोगों के बंध्यता और बंध्यता के उपचार, लोगों को संतान देने के लिए प्रयास और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में शिशु और माता दोनों के लिए प्रयास किया गया। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डेवलप किया गया, जिसमें जाइगोट क्या है, इंट्रा ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट गैमेट इंट्रा ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब क्या है, इंसेमिनेशन इन इंट्रासेलुलर सेमाइनल इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे तमाम उपायों को डेवलप किया गया। और ये सभी चीज डेवलप होके क्या किए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ग्रोथ कराए और बर्थ रेट में भी क्या हुआ, इससे ग्रोथ हुआ। इस प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, इसके साथ साथ बर्थ रेट में इंप्रूवमेंट हुआ और मॉर्टेलिटी रेट जो है डाउन गई, इसका कारण बना। इसके साथ साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे, इनके लिए जो है क्या किया गया, इसके लिए विशेष बेहतर प्रकार के ट्रीटमेंट्स को अवेलेबल कराया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये मेंटेन हुआ, इसका ग्राफ अप गया और साथ ही साथ बर्थ रेट का भी ग्राफ ऊपर गया। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स करने के परिणाम क्या बने कि ये सारे ग्राफ जो डाउन थे इन वर्षों में, वो इन वर्षों में क्या हुए, अप हो गए। ये सब का ग्राफ, जो इसका ग्राफ डाउन हो गया और इसका ग्राफ अप हो गया। परिणाम क्या बन गया, देश के साथ अवसर। दूसरी चीज, इस समय जो प्रजनक अवस्था, प्रोडक्टिव एज, प्री प्रोडक्टिव एज, पोस्ट प्रोडक्टिव एज, यानी प्री प्रोडक्टिव एज माने वो बच्चे जिनमें प्रजनन क्षमता अभी मेच्योर नहीं है, जो एडोलसेंस पीरियड से एज में है या चाइल्ड अवस्था में है, और प्रोडक्टिव जो प्रजनन अवस्था में हैं, उस समय प्रजनक अवस्था वाले बच्चों की या युवाओं की जो संख्या थी कम थी, और ओल्ड थे, बच्चे थे, लेकिन प्रजनक अवस्था वाले लोग नहीं थे, जिसकी वजह से क्या था, ये बर्थ रेट जो है डाउन था। वो चीज यहाँ पे आके क्या हुआ, ग्रो कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन हुआ और पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई। तो ये सारे कारण बने। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, इन सारी सुविधाओं की वजह से साथ साथ लोगों को सुशिक्षित किया गया और सुपोषण, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से ये ग्राफ भी अप हो गए। अब जब ये सारी चीज वहां हो गए, ये इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गया। कहां से, 2 बिलियन से 7.2 बिलियन पहुंच गया, और इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में 1.25 बिलियन हो गया। कितना था पहले कितना था, 350 मिलियन, 350 मिलियन से 1.25 बिलियन हो गया। परिणाम क्या हो गया, देश के सामने एक नई समस्या आ गई। विशेष करके अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना स्पॉन्टेनियस जो ग्रोथ हुआ, जो चरघातांकी वृद्धि हो गई, यानी क्या कहते हैं कि उम्मीद से भी ज्यादा ग्रोथ हो गया। इसकी वजह से देश के सामने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इशू आ गया, जनसंख्या विस्फोट कर गई। अब देश के सामने एक नई समस्या आ गई, टू मैनेज
system among the people to provide all types of governmental facilities to all people. देश के सभी लोगों को हर प्रकार की सुविधा, सरकारी सुविधा प्रदान करना, जनन स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, वस्त्र प्रदान करना, आवास प्रदान करना, ये सारी चीजें जो है सब क्राइसिस में आ गई, सब संकट में आ गए। अब देश के सामने क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इशू आ गया। तो फिर ये देखा गया आखिर इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो देश के सामने सबसे बड़ी जो सुझाव आया कि एकमात्र बर्थ कंट्रोल के द्वारा ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन रेट को हम जो है मिनिमाइज करें, इसको कंट्रोल करें। इसको कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल कैसे हो, इसको कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल करना होगा। और बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है डिफरेंट टाइप की प्लानिंग्स जो है लाए गए। कहाँ पर, देश में अप्लाई किया गया। और ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में भारत पहला देश था जिन्होंने 1951 में बर्थ कंट्रोल के लिए एक फैमिली प्लानिंग की योजना लाई, और जो आज करके फैमिली वेलफेयर प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो फैमिली प्लानिंग के द्वारा क्या किया गया, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, यानी ग्रोथ को मेंटेन करने का प्रयास किया गया, ग्रोथ को डाउन करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ इसी प्लानिंग के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के कंट्रासेप्टिव्स को प्रोवाइड किया गया, जिसे लोग सुविधावश इसे अपनाएं और अपना करके बर्थ कंट्रोल में सपोर्ट करें। तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन का क्या हुआ, ओवरऑल एक लिमिट तक क्या हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बाय द वे किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर मेंटेन हो गई है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को जो मदर और फीटस के हेल्थ के लिए जरूरी था, ऐसे प्रेगनेंसी को डिसॉल्व करने के लिए, मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए, यानी एबॉर्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया, यानी इसको लीगल बना दिया, वैधानिक बना दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये तब ऐसे तरीके थे जिसके द्वारा इस बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और तब जाकर के इसका बैलेंस, जो जनसंख्या का बैलेंस था, ये मेंटेन हुआ। तो बेटा इस सब के पीछे लॉजिक क्या थी, ओवरऑल केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाउन होने की वजह से हमें ये परिणाम प्राप्त हुए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की वजह से हमको ये परिणाम प्राप्त हुए। अब इस परिणाम का दुष्परिणाम ये हमको मिला, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर से रीप्लानिंग करनी पड़ी, बर्थ कंट्रोल। अब इसके अंतर्गत हमें ये सारे प्लानिंग को अप्लाई करना पड़ा, ताकि ये बैलेंस जो पॉपुलेशन का है, वो गवर्नमेंट कितनी सुविधा दे सकती, कितनी फैसिलिटी दे सकती, उसके अकॉर्डिंग टू मैनेज बना रहे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हमारी एनसीईआरटी में जो एक एक पॉइंट दिया गया है, एक एक इशू दिया है, उस सब पर हम एक एक वीडियो को लेकर के आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपनी बुक में, अपने नोट्स में बनाइए और तैयारी कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच।